हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपको अभी क्लास 12 का मैंने गणित का पेपर व्हाट्सअप भी किया था, आप लोगों को बांट भी दिया है। जो लोग नहीं आए थे तो मैंने बच्चों को दे दिया है, तो आप उनसे आपका पेपर ले लीजिएगा। बाकी जो क्लास में आए उनको तो मैंने पेपर दे दिया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव में आपको करवा देता हूँ, इसके कैसे क्या है देखते हैं ना। पहला ऑब्जेक्टिव था इसका, ऑप्शन में दिया था, प्रश्न है आपका इसका, निम्न में से कौन तुच्छ ट्राइवल संबंध है। तो इसमें से तुच्छ संबंध कौन कौन से है, एक तो रिक्त संबंध है, एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए व बी दोनों। अब तुच्छ संबंध में क्या होते हैं, तुच्छ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें सभी का उपयोग हो या उपयोग इनका ना हो रहा है। तो यहाँ रिक्त संबंध तो पूरा खाली संबंध हो जाता है हमारा। एक संबंध होता है रिक्त संबंध, है ना। एक होता है हमारा, दूसरा ऑप्शन दिया है सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल। सार्वत्रिक संबंध में सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, रिक्त में कोई एलिमेंट्स नहीं आता है, खाली रहता है। तो इस प्रकार के संबंधों को एक तो सभी एलिमेंट्स आना और एक खाली एलिमेंट्स आना तुच्छ संबंध इंग्लिश में ट्राइबल रिलेशन कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। दूसरा इसमें लेके रखा है, आपको दिया है tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 किसी त्रिभुज के दो कोण हैं। तो तीसरा कोण ज्ञात करो। हम जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक फॉर्मूला भी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। किसी त्रिभुज के तीन कोण हमने मान लिया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। ये तीन कोण हो गए, तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। प्रश्न में आपको दो कोण दे के रखे हैं। मान लो आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। देख लीजिए आप बुक में, आपके नोट्स में जो आपको दिया है पेपर में, tan इनवर्स 2। दूसरा दिया है आपको tan इनवर्स 3। हमें तीसरा निकालना है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। फॉर्मूला लिख भी देता हूं मैं आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करा। बराबर में पाई आपका चल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो 2 और 3 मिलकर दे देंगे हमको 5। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, अगली स्टेप में ये 5 वैसे रहा, बाकी ये सब वैसे ही है। 1 में से 6 गया तो ये हमको दे देगा माइनस का 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल करा तो ये हो गया माइनस का 1। क्या मिल गया हमको यहाँ पर, माइनस का 1। इसको आगे सोल्व करते हैं। अगला स्टेप देखिए इसका, ये आपका tan इनवर्स x वैसा ही है, प्लस tan, एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, tan इनवर्स माइनस थीटा आपका होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देख चुके हैं। तो tan इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 बराबर पाई। यहां तक आ गए हम लोग। अब इसको 2 से 3 टेक्निक है हल करने की। या तो वापस से फॉर्मूला लाकर हल कर दीजिए, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करा था। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, जो आपका ये फॉर्मूला बताया था उसमें से साइन बदलना है। tan इनवर्स उसमें x प्लस y था, यहाँ x माइनस y है। वहां नीचे आपका था x माइनस y, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस एक्स वाई है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ये बना देगा हमारा tan इनवर्स x माइनस y। ये हो गया x माइनस y की जगह पर 1 है, 1 प्लस एक्स वाई। ये x और ये हमारा 1 हो गया y। बराबर में आपका पाई चल रहा है। क्या डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, पाई के ऊपर उसका पक्षांतरण कर दो तो भी हो जाता है वो।
मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ बताना था, इसलिए ये वाली स्टेप यूज की है। अगले स्टेप में देखिए, टेन ओवर गया अपना x माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 10 पाई। क्या हो जाएगा? 10 पाई। और आप लोग जानते हो 10 पाई होता है 0। 10 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई इधर करा तो हमारा फाइनली बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1। तो 1 किस में होता है आपका? 45 डिग्री में। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आपके हिसाब से, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। तीसरा है एक वर्ग आव्यूह। कैसा आव्यूह दिया है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह b बराबर देके रखा है b i j n बाय n का। ठीक है, वर्ग आव्यूह में कॉलम और रो और कॉलम, तो जो दोनों होंगे कैसे होंगे? बराबर होंगे। रो और कॉलम आपके वर्ग आव्यूह में जो रो और कॉलम होते हैं कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे या तो 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो इस टाइप से आपके वर्ग आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको बोला गया है एक वर्ग आव्यूह दिया है। क्वेश्चन है एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है यदि, और 4 ऑप्शन दिए, हम ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह की डेफिनेशन है k 0 0 k। ये आपकी अदिश आव्यूह की डेफिनेशन है। अभी हमने 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, यहां पर समझिएगा, आप खुद ही ऑप्शन टिक कर देंगे। n बाय n है, मतलब 2x2 का हमने मैट्रिक्स यूज किया है। अब ये b बराबर ले लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा कौन सा नंबर का? इधर देखिए, पहली रो पहला कॉलम b11। ये कौन सा है? पहली रो दूसरा कॉलम। ये कौन सा है? दूसरी रो पहला कॉलम। और ये कौन सा है? दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इसमें ये 4 एलिमेंट्स है यहां पर। तो अदिश आव्यूह हमारा इस टाइप का होता है ना। अभी देखिएगा बेटा इसको, अब आपका ऑप्शन देखिए, ये 1 ये 1, ये लिखा b11, ये लिखा b12, इस टाइप से ये भी लिखे। तो ये पहले वाला है आपका i, दूसरे वाला है j। पहले वाला है i, दूसरे वाला है j। देखिए b11 और b22 ये दोनों बराबर है k है, मतलब b11 b22। b1 को बोला यहाँ पर i, पहले वाला होता है हमारा i, पहले वाला कौन होता है? i, और दूसरे वाला होता है j, मतलब bij। bij क्या हो आपका? k के बराबर हो। b11 क्या होना चाहिए? k। ये लिखा मैंने b11 k है। उसके बाद b22 ये भी क्या होना चाहिए? k। डेफिनेशन है इसकी b22, ये b22 बराबर k, मतलब ये i बराबर जब j होगा, इसका मतलब क्या है? i बराबर j होगा, मतलब यहाँ 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो हमें क्या लिखना है? k लिखना है। ये लिख दिया। और ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? ये है 1 2 2 1, मतलब i के बराबर j नहीं है। और यदि i के बराबर j नहीं हो तो आपको क्या लिखना है? उसकी जगह पर 0 लिखना है। समझ में आया? एक बार और देखिएगा इसको, आपके अदिश आव्यूह की परिभाषा लिखी हमने, है ना, k 0 0 k। अब ये वाला एलिमेंट है b11, ये है b12, ये है b21, ये है आपका b22। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है b21, ठीक है, तो ये पहले वाला होता है i, बाद वाला होता है आपका j। अब ये दोनों देखो, यहां पर 1 1 है, 1 1 है, यहां पर 2 2 है, 2 2 है, मतलब i और j ये दोनों बराबर है। जब i बराबर j हो,
मतलब B11 B22 B33 हो, तो हमारे उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। लेकिन जब i के बराबर j ना हो, i के बराबर j ना हो, तो फिर उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0। उन सब की क्या वैल्यू आएगी, 0, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दर्शाता है। अब यहां पर k क्या है, k एक अचर संख्या है। k क्या है, एक अचर संख्या। k की वैल्यू आप 2 3 4 इस प्रकार से आगे तक ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और देखिएगा, अगर k की वैल्यू 1 हो, k की वैल्यू 1 हो, तो इसे इकाई आव्यूह कहा जाता है। k की वैल्यू 1 पर इकाई आव्यूह आपको टिक करना है, अगर k की वैल्यू यहां पर 1 हो। ठीक है, 1 के अलावा 2 3 4 हो, 5 5 कुछ भी हो, तो आप इसको ये आदेश आव्यूह लगा सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न है आपको आव्यूह, तीसरा है इसका, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑब्जेक्टिव है आपका आव्यूह समीकरण ax बराबर b दिया है और उसमें बोला है a आपका वर्ग आव्यूह है, a कैसा है आपका वर्ग आव्यूह है, और कुछ ऑप्शन दिए। इसमें बोला है किसी हल का अस्तित्व ना हो, किसी हल का अस्तित्व ना हो, तो ऑप्शन दिए हैं। जैसे एक ऑप्शन है डिटरमिनेंट 0, दूसरा ऑप्शन है यदि a बराबर 0 हो और साथ में इसके क्या हो, एडजॉइंट a डॉट b बराबर 0 नहीं के हो। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया है ये तो 0 हो, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू तो 0 हो और एडजॉइंट a b आपका 0 हो। इस टाइप से चार आपको ऑप्शन देके रखना है। इसी प्रकार a में ये नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो इसमें पूछा है किसी भी हल का अस्तित्व ना हो, तो इसके लिए यह ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी सारणिक का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, तो उसकी जो कोटि का सारणिक है वही उसकी कोटि होती है। ठीक है, तो यहां पर से तो ये अद्वितीय हल कहलाता है। कैसा हल कहलाता है, अद्वितीय हल। आपको तीन बातें याद रखनी है, जब डिटरमिनेंट a जो है 0 के इक्वल ना हो तो इसे अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका, एक मिनट रुकिएगा, अब डिटरमिनेंट a सारणी के आपका 0 हो गया। जब डिटरमिनेंट a सारणी के आपका 0 नहीं तो अद्वितीय हल है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कोटि रहेगी, जैसे आपको a बराबर दे दिया मैंने 1 2 3 4 1 2 2 1 3, इस टाइप से एग्जाम्पल हमने कुछ ले लिया। ये 3x3 का है, तो इसकी कोटि भी इसकी 3 ही कहलाएगी। जितनी इसके नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो कॉलम्स आपके 3 वाला ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो इसकी कोटि जो है 3 नहीं हो पाएगी। अगर ये 0 होता है तो इसकी कोटि फिर हम 3 नहीं लेते, फिर से कम पर जाते हैं। ये आपको आगे बताई जाएंगी चीजें। अभी आपको ध्यान रखना है, अगर उसका सारणिक 0 के बराबर नहीं है तो वो अद्वितीय हल होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में इतना ही ध्यान रखना है बस। डिटरमिनेंट a does not equal to 0, then we get a unique solution। अद्वितीय हल हमको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट a is equal to 0 है, तो ये तो 0 होना ही गलत है। इस टाइप से अगर ये 0 होता है तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आपका a इनवर्स का अस्तित्व खत्म वहां पर हो जाता है उसके लिए। तो इसमें किसी हल का अस्तित्व नहीं है, तो आपकी ये वाली कंडीशन आएगी, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 बट इसका एडजॉइंट a डॉट b डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके लिए अगर ये भी 0 है
और ये एक मैट्रिक्स बी ऐसा हो जो एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो ला दे, तो इसके लिए अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इस टाइप से आपको 3 कंडीशन याद रखनी है, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे है आपका 5th ऑब्जेक्टिव। यदि आपको देके रखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, तो ये सदिश कैसे है? समांतर है, लंबवत है, शून्य है, ना तो समांतर है ना लंबवत है, कैसे है? यदि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो ये सदिश कैसे हैं? क्या पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, समांतर, लंबवत, आपको इत्यादि बताना है। ठीक है, साइन थीटा का आपको फॉर्मूला आप बताया था बेटा, दो सदिशों के बीच के एंगल का फॉर्मूला हमने बता चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखिए a क्रॉस b कितना देके रखा है आपको? 0। अब इसकी वैल्यू यहां 0 रखोगे तो साइन थीटा पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, आगे देखिए साइन थीटा वैसे ही लिखा, 0 का होता है साइन 0 डिग्री में, इसका मतलब थीटा बराबर क्या है? 0। अभी समझेगा बेटा इसको, है ना। उसने बोला था दो सदिश का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो सदिश कैसे होते हैं? अब एक सदिश तो a ये हैगा, दूसरा सदिश b ये हैगा। अब इन दोनों सदिशों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0। और 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब ये दोनों सीधी लाइनें होंगी। ये देखिए ये सदिश a हैगा आपका, ये सदिश b हैगा, जैसे रेल की पटरियां दोनों, उनके बीच कोई लाइन कभी भी इस टाइप से कॉमन नहीं होगी, ना हम इनके बीच एंगल बना पाएंगे। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा झुका होता तो आगे आते आते ये हमारा क्रॉस करके एंगल बना देता, पर जब एंगल ही 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों सदिश कैसे हैं? आपस में समांतर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो सदिश कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। एक सदिश ही हो गया, एक सदिश ही हो गया। अब इनके बीच 0 डिग्री बन रही है, तो 0 डिग्री तभी बनती है जब सदिश कैसे होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है बेटा, इसको देखिएगा। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है अंतरिक्ष की वे रेखाएं जो ना तो समांतर है ना प्रतिच्छेदी है। जब समांतर भी नहीं है, प्रतिच्छेदी भी नहीं, तो ऑब्वियसली अलग अलग तलों की होंगी, मतलब विषम तलों की रेखाएं होंगी। तो इसका विषम तलीय रेखाएं ऑप्शन आएगा। ठीक है, इजी था। तो दूसरा दिया है फलन f such that x tends to y कहलाता है यदि एक फलन g का अस्तित्व ऐसा हो कि गोफ बराबर ix, गोफ बराबर iy, तो ये भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपका कहलाता है। इसमें क्या आएगा? सेकंड के फर्स्ट में व्युत्क्रमणीय आव्यूह, रिक्त स्थान वाले में। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? डोमेन और रेंज आपको बता दिए थे पहले बेटा। साइन इनवर्स x का डोमेन आपका होता है -1 से 1, और इसका रेंज जाता है -π/2 से π/2। साइन 90 आपका 1 होता है, साइन माइनस वाला करेंगे तो -1 होता है। ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है इनवर्स में। ठीक है, जब हम सिंपल लेते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन 2 का आपका फिल इन द ब्लैंक्स। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है, हाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसा होता है? यदि उसका अस्तित्व है तो कैसा होता है? ये होता है अद्वितीय। अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई और नहीं, वह अकेला। देखते हैं हम इसको। मान लो, माना एक आव्यूह, मान लो ए क्या है? एक आव्यूह है। ठीक है, अब ये ए वर्ग आव्यूह है ना, तो उसने क्या बोला है? उसका अगर व्युत्क्रम आव्यूह है, व्युत्क्रम आव्यूह, तो मान लो ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है। कैसा मान लिया? बी क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह।
बी ए का व्युत्क्रम अवयव मान लिया। एक और मान लो सी, ये भी व्युत्क्रम अवयव है ए का। हमने दो अवयव मान लिए, 2 मान लो 3 मान लो, अब 2 को लेके चले, रेंडमली हमने किसी भी 2 को चूज करा। यहाँ पर एक अवयव है और इसके 2 व्युत्क्रम अवयव है। अब देखो ये आपका अवयव ए और ये उसका व्युत्क्रम अवयव बी, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 1। भाई 5 लिखा है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उत्तर क्या आता है 1, यही आता है ना। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ए हमने अवयव ले लिया और बी इसका व्युत्क्रम ले लिया, तो ये 1 लिखा है आई। ठीक है, मैट्रिक्स का हमारा ये आई है यहां पर। इसी प्रकार अवयव ए लिखा और व्युत्क्रम अवयव सी लिखा, तो ये भी क्या दे देंगे हमको आई। ठीक है, अब देखो ये दोनों आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर, ये भी आई के बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बराबर ए सी, यहां से आप देख सकते हो बी बराबर सी। ये बी बराबर सी कैसे आ रहा है, इसको इधर ले आए, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लिया, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बट a does not equal to 0, then b minus c is equal to 0, then b is equal to c। अब ये b is equal to c का अर्थ क्या है, b हमने एक अवयव माना था, आप b मानो, c मानो, p मानो, q मानो, फिर एक इनवर्स अवयव माना था, फिर c भी हमने दूसरा इनवर्स अवयव माना था। अब वो दोनों इनवर्स अवयव, b आपने एक अलग इनवर्स अवयव लिया बेटा और c एक आपने अलग इनवर्स अवयव लिया, तो दोनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। कोई सा तीसरा लोगे तो वो भी कैसा आएगा, बराबर होगा। मतलब जितने भी आपके इनवर्स अवयव हैं आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं मतलब यूनिक होते हैं, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता है। अगर यहाँ पर 5 है तो वहां भी 5, वहां भी 5, वहां भी 5। अगर बी, इसकी जो आपका इनवर्स अवयव बी है, इसकी वैल्यू 5 है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 5 होगी। मतलब उसके 5 के अलावा कोई दूसरा ही नहीं है, मतलब वो यूनिक है। तो इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये वर्ड आएगा अद्वितीय। क्या आएगा, अद्वितीय। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का तीसरे वाले में अद्वितीय आएगा बेटा। उसके बाद दिया है चौथा वाला, एक m/n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। m/n का अवयव कैसा अवयव कहलाएगा, वर्ग। ये आपको बता चुके हैं पहले भी। ये m किसके बराबर हो, n के। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर ये दोनों बराबर है तो वह वर्ग अवयव कहलाता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा गया है, एग्जामों में आता है बेटा। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का अवकल गुणांक पूछा, इसके बराबर क्या होता है, π/2। ये आपको बता चुके हैं। इसका अवकलन करेंगे, ये एक अचर राशि है। कैसी है, अचर, कांस्टेंट है ये आपका। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, d/dx। अचर का अवकलन क्या हो जाता है, 0। तो इसमें क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, महत्तम मान वाला भी आपको टॉपिक बता चुका हूं। एक साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसका महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। और आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछे न्यूनतम वाली, तो बस माइनस लगाना है आगे फॉर्मूले में। ठीक है, ये आपका वी आई क्वेश्चन 2 का है ना। उसके बाद सत्य सत्य, ये इजी है पहले वाले। एक फलन f व्युत्क्रम नहीं कहलाता यदि केवल एक एक आच्छादक हो। हाँ सही बात है, एक एक और आच्छादक आपको बता चुका हूं मैं। अगर आपको एक एक आच्छादक और समझना है बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, सर मुझे एक एक आच्छादक बता दीजिए, तो एग्जांपल के थ्रू और बता दूंगा। ठीक है, ये सत्य सत्य है। तीसरा भी आपका सत्य है, लिखा है अवकलनीय फलन सतत होता है। हाँ, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं। उसके बाद लिखा है P/E/F, ये गलत है।
ये प्रायिकता पी ई बाय एफ आपकी क्या होती है, पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ, ये आपकी होती है। ये गलत है आपका, ये क्वेश्चन 3 का 4th वाला ये असत्य है ना। फिर इसमें 5th वाला दिया है dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक क्या देके रखा है इसने, e की पावर पी डी वाई देके रखा है। ये भी गलत बात है। यहाँ पर आपके नीचे x है तो यहाँ पर x होगा, ठीक है, e की पावर पी डी एक्स। उसके बाद अगला दिया है इसमें, ये असत्य आएगा बेटा है ना, ये होता है इसका उत्तर। यहाँ पर y कैसा है, डिपेंडेंट है, और x कैसा है, इंडिपेंडेंट है। y यहाँ पर किस पर आश्रित है, x पर, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रहता है वो आता है, ठीक है। इसका अगला देके रखा है dy अपॉन dx माइनस कोस x बराबर 0। इसकी कोटि, ऑर्डर और घात, इसकी पावर क्या होगी, 1 1 देके रखिए, सही बात है ये। यहां पर आपको जो मैक्सिमम अवकलन करते हैं उसकी आपको कोटि देखनी है। एक बार अवकलन करा है तो इसकी कोटि आपकी 1 हो गई। अब इसी की जो मैक्सिमम बार अवकलन होता है उसकी जितनी घात होती है वो आपकी उसकी घात लिखी जाती है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से बेटा ये आपको 3 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बाकी 4 और 5 के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आप इतना समझे, और इसमें तो कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक एक अक्षरता के इत्यादि कुछ जो भी टॉपिक समझाएंगे, इसकी डेफिनेशन समझना हो आपको बेटा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको भी उल्लेख यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बेटा अच्छी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।